फ्रेंड्स, आजकल हम बात कर रहे हैं 2020 में रिलीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है पाताल लोक। और आज मैं उसका एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगा। बाकी एपिसोड के वीडियो के प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाथीराम और अंसारी को सीबीआई वालों की बातों पर भरोसा नहीं होता, तो वो दोनों दोबारा अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और वही दूसरी तरफ वो राजू टपोरी सिद्धार्थ की पिटाई करता है उस गन के लिए। और जब हाथीराम अपने घर पहुंचता है और अपने बेटे की हालत देखता है तो हाथीराम राजू और उसके बॉस दोनों की पिटाई कर देता है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा सारा हाथीराम और अंसारी को एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसके अंदर चित्रकूट का पॉलिटिशियन वाजपेयी, ग्वाला गुजर और साथ ही विशाल त्यागी का स्पोर्ट टीचर राजवीर गुजर होता है। तो हाथीराम समझ जाता है अगर उसे इस केस को सॉल्व करना है तो दोबारा उसे चित्रकूट जाना होगा। अब आगे एपिसोड 7 की शुरुआत हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहां ग्वाला गुजर अपने 2 लोगों के साथ एक डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं ले जा रहा था। अब डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा था और साथ ही काफी लंबी दूरी चलने के बाद उसे प्यास लग रही थी। डॉक्टर उन लोगों से बोलता है कि मुझे प्यास लगी है और थोड़े रेस्ट की जरूरत है। तभी उनमें से एक अपनी जेब से गन निकालता है और डॉक्टर के मुंह में डाल देता है और बोलता है, बता प्यास बुझाऊं क्या? डॉक्टर डर जाता है और चुपचाप चलने लगता है। अब जंगल में काफी अंदर जाने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां एक छोटा सा घर होता है और बाहर चबूतरा बना होता है और चबूतरे पर एक आदमी बंदूक लेकर बैठा होता है। अब डॉक्टर की आंखें खोल दी जाती हैं, उसे कमरे में ले जाते हैं तो कमरे के अंदर एक आदमी चारपाई पर लेटा होता है और चारपाई के नीचे एक जूता रखा होता है। जूते को देखकर वो डॉक्टर समझ जाता है ये आदमी कोई और नहीं दुनलिया गुजर है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं। वो दोबारा चित्रकूट जाने की तैयारी कर रहा होता है और वहीं हम देखते हैं उसका बेटा सिद्धार्थ अब उसकी मदद कर रहा था। इसका मतलब कल जो घटना हुई सिद्धार्थ के सामने हाथीराम ने राजू और उसके बॉस की जो पिटाई की, उसके बाद से सिद्धार्थ का बिहेवियर अपने फादर हाथीराम के लिए अब चेंज हो गया था। लेकिन वहीं हाथीराम और उसकी वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी लड़ाई हुई थी। जब अंसारी हाथीराम को बस स्टेशन छोड़ने जाता है तभी हाथीराम के पास एसएचओ का कॉल आता है और उसको बोलता है कि तुझे पता है ना, सस्पेंड होने के बाद भी रोज अटेंडेंस लगाने पुलिस स्टेशन आना होता है, लेकिन तुम 2 दिनों से नहीं आए। तो हाथीराम झूठ बोलता है सर 2-3 दिनों से मेरी तबीयत नहीं ठीक है और जिसकी वजह से मैं डेंगू का टेस्ट कराने के लिए आया हूँ। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी वापस मैं आकर अटेंडेंस लगा दूंगा। वहीं अंसारी अपनी सर्विस गन हाथीराम को देता है तो हाथीराम बोलता है अरे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो अंसारी बोलता है सर आप अभी सस्पेंडेड हो और आपके पास गन भी नहीं है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके पास एक गन होनी चाहिए। तो हाथीराम अंसारी की गन अपने पास रख लेता है। और दूसरी तरफ हम त्यागी को देखते हैं जो जेल में नहा रहा होता है। तभी उसके सामने से एक कुत्ता गुजरता है और कुत्ते को देखकर त्यागी मुस्कुराने लगता है। पहली बार हम त्यागी को मुस्कुराता देखते हैं। तभी एक आदमी उस कुत्ते को लात से मारता है। अब त्यागी को गुस्सा आ जाता है, वो अपना नहाना छोड़कर उस आदमी की पिटाई करने लगता है। अब सारे पुलिस वाले मुश्किल से उसे पकड़कर दूर ले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं हाथीराम अब बस में बैठा होता है चित्रकूट जाने के लिए और वो रास्ते में अपनी डायरी को चेक कर रहा होता है जिसमें उसने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों का नाम, पता और उनके बारे में लिख रखा था। और तभी बस के पहिए के नीचे कोई जानवर आ जाता है तो बस ड्राइवर बस को रोककर नीचे उतरता है और देखता है एक कुत्ता मरा पड़ा होता है। अब बस ड्राइवर दोबारा बस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ हमें 2 तरह के लोग दिखाए जाते हैं। एक विशाल त्यागी जो खूंखार अपराधी है, 45 लोगों को हथौड़े से मार चुका है, लेकिन फिर भी वो जानवरों से बहुत प्यार करता है, खासकर कुत्तों से। और वहीं दूसरी तरफ वो बस ड्राइवर वो चाहता तो कुत्ते को मरने से बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संजीव विक्रम से मिलता है तो विक्रम संजीव को गले लगाता है। और वहीं हम देखते हैं संजीव के न्यूज चैनल
चैनल के मालिक सिंह साहब भी वहीं बैठे होते हैं। जब संजीव सिंह साहब से मिलता है तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा? अभी तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हो। तो संजीव बोलता है, सर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप कभी अपने एम्प्लॉय की तारीफ नहीं करते। वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, आप कभी उसे शाबाशी नहीं देते। आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय हमेशा आपके आगे झुके रहें। और आप अभी का देख लो, 1 महीने पहले आपके इस चैनल की टीआरपी बिल्कुल डाउन थी और मैंने ही इसे अप किया। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन प्रॉब्लम को ठीक भी मैंने ही किया और जिसकी वजह से आज आपको इतनी अच्छी डील मिल रही है। इसका मतलब विक्रम ने अब उस चैनल को खरीद लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं। जब वो चित्रकूट पहुँचता है तो बस स्टेशन पर ही उसे एक ऑटो वाला मिलता है और बोलता है कि जहाँ तक मेरा गेस है सर, आप एक पत्रकार हैं और मैं आपको सस्ते रूम वगैरह दिलवा सकता हूँ। तो हाथीराम उसके ऑटो में बैठकर वहाँ से सीधा स्कूल जाता है और स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है और फिर प्रिंसिपल स्पोर्ट टीचर राजवीर को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं ये दिल्ली पुलिस से आए हुए हैं और तुमसे विशाल त्यागी के पुराने केसेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो राजवीर हाथीराम से बोलता है कि अरे साहब, मैंने पिछली बार ही आपको सब कुछ तो बता दिया था, अब क्या बाकी है? तो हाथीराम बोलता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप ग्वाला गुजर के लिए लड़के तैयार करते हो। जिस टीचर का काम है बच्चों को ट्रेन करना, वो बच्चों को ट्रेन करके ग्वाला गुजर के पास भेजता है। क्या ये बात यहाँ के प्रिंसिपल को पता है? देखो, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मुझे तुम्हारे लिए दिल्ली से वारंट लाना पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। और फिर हाथीराम राजवीर को वो पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें राजवीर एक पुलिस वाले की ड्रेस में होता है और ग्वाला गुजर के साथ एक स्टेज पर खड़ा होता है। तो राजवीर अपनी स्टोरी बताता है और सीन पास्ट में चला जाता है। तो राजवीर बताता है इस सन 2001 के आसपास की बात है। उस समय मैं सब इंस्पेक्टर हुआ करता था और एक रात मैंने देखा दुनलिया गुजर मेरे थाने में आया। क्योंकि आज तक दुनलिया गुजर को किसी ने देखा नहीं था तो मैं उसे देखना चाहता था। तो मैं चुपके से पीछे का दरवाजा खोलकर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आया और मेरे गले पर चाकू रख और उसने मुझसे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने उससे बोला मुझे बस दुनलिया को एक बार देखना है। उस आदमी ने मुझसे बोला कि आज तक जिसने भी दुनलिया को देखा वो जिंदा नहीं बचा, तो तू क्या चाहता है बता, तुझे अभी मार दूं? तो राजवीर बोलता है कि मैं भी एक गुजर हूँ और मैं दुनलिया की फौज में शामिल होना चाहता हूँ। अब वो आदमी राजवीर को दुनलिया के पास ले जाता है और उससे बोलता है ये भी हमारी फौज में शामिल होना चाहता है, लेकिन दुनलिया उसे मना कर देता है। बोलता है कि तू हमारी फौज में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन राजवीर बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे भी अपनी फौज में शामिल कर लो। तो दुनलिया बोलता है फौज में शामिल होने के और भी तरीके हैं और तू बाहर से रहकर ही हमारे फौज की सपोर्ट करेगा। आज के बाद से तू वाजपेयी जी उनकी सेवा करना, लेकिन साथ साथ ये भी नजर रखना कि उनसे मिलने कौन आता है। जब दुनलिया वहाँ से जाने लगता है तो उसका आदमी राजवीर से बोलता है कि मास्टर जी की फौज करेगी मौज और मुखबिरी की सजा सिर्फ मौत। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। तो हाथीराम पूछता है इसका मतलब तब से तुम ग्वाला और दुनलिया के लिए मुखबिर का काम करते हो? तो राजवीर बोलता है अरे मैं क्या, इस पूरे एरिया में शायद ही ऐसा गुजर परिवार हो जिस पर दुनलिया या ग्वाला भाई का एहसान न हो, और यही वजह है यहाँ का सारा गुजर समाज दुनलिया की पूजा करता है। तो हाथीराम पूछता है कि आप पर दुनलिया का क्या एहसान है? तो राजवीर बताता है पहला तो जब मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ी तो ग्वाला भाई ने मुझे यहाँ टीचर की नौकरी दिलवाई, और दूसरा एक बार जब मेरा एक स्टूडेंट मुसीबत में था तो ग्वाला भाई ने उसकी जान बचाई थी। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं वो स्टूडेंट कोई और नहीं विशाल त्यागी होता है। जब उसने 3 लड़कों को खुलेआम स्कूल के अंदर मार दिया था तो उसकी भी जान को खतरा था, या तो उसके ताऊजी उसको मरवा देते या पुलिस वाले उसे पकड़ लेते। तो राजवीर विशाल को लेकर ग्वाला के पास जाता है। तो पहले ग्वाला विशाल की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तो राजवीर बोलता है कि भाई ये आपकी सेना में शामिल होने के लायक है। आज जो मैंने देखा अगर आपने देखा होता तो आप भी यही बोलते, मेरे सामने भरे स्कूल में इसने 3 लोगों की हथौड़े से हत्या कर दी। तो ग्वाला बोलता है सेना में भर्ती होने का फैसला मेरा नहीं मास्टर जी का होता है। तो ग्वाला विशाल को उसी जंगल के अड्डे पर भेज देता है। अब विशाल उसी अड्डे पर रहता था, लेकिन महीनों गुजर गए, कभी उसकी मुलाकात मास्टर जी से नहीं हुई। विशाल एक बार मास्टर जी से मिलना चाहता था क्योंकि मास्टर जी ने ही उसकी जान बचाई थी। हम देखते हैं विशाल अपने खून से मास्टर
मास्टर जी का नाम वहाँ की दीवारों पर लिखता है। तो विशाल के साथ रहने वाला एक आदमी उसको बोलता है कि देख मास्टर जी यानी दुनलिया कभी किसी से ऐसे नहीं मिलता, वो तभी मिलता है जब उसकी मर्जी होती है। अब हम देखते हैं एक रात विशाल सोया होता है, तभी दुनलिया और उसके साथी आते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर विशाल को पकड़ लेता है। तो दुनलिया बोलता है कि मैंने सुना है तुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, तो इसलिए पहली परीक्षा तो तू ऐसे ही पास हो गया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आदमी कुत्तों से प्यार करता है वो मन का सच्चा होता है। अब तेरी दूसरी परीक्षा ये है कि तुझे दूर रहकर मास्टर जी की सेवा करनी है। तो विशाल बोलता है मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे उससे भी पहले एकलव्य बनना पड़ेगा। तुझे अपना अंगूठा अपने गुरु को दान देना होगा। अब विशाल को एक हथौड़ा दिया जाता है। विशाल उस हथौड़े से अपने अंगूठे पर वार करता है और इसके बाद विशाल उस परीक्षा में पास हो जाता है और मास्टर जी की फौज का हिस्सा बन जाता है। अब कुछ दिनों बाद विशाल के पास एक फोटो आता है और उससे बोला जाता है कि तुम्हें इस आदमी को मारना है। विशाल दिन दहाड़े ही हथौड़े से उस आदमी का सर फोड़ देता है और वो आदमी वही मारा जाता है। और विशाल के मारने का तरीका सुनकर मास्टर जी खुश हो जाते हैं। उसके बाद विशाल के पास कई सारे लोगों की फोटो भेजी जाती है उनको मारने के लिए। अब तो राजवीर बताता है कि धीरे धीरे विशाल लोगों को मारता गया और उसका नाम हथौड़ा त्यागी के रूप में यहाँ पॉपुलर हो गया। और कुछ साल बाद विशाल दुनलिया के फौज का सबसे अहम सिपाही बन गया। तो हाथीराम राजवीर से पूछता है अच्छा ये बताओ कि संजीव मेहरा को मारने का कॉन्टेक्ट विशाल को क्या दुनलिया ने दिया था? तो राजवीर बोलता है अरे सर मुझे ये सब कुछ नहीं पता और विशाल से मिले भी एक जमाना हो गया, अब तो बस उसकी बातें ही सुनाई देती हैं और मैं किसी भी संजीव मेहरा को नहीं जानता और ना ये जानता हूँ कि विशाल संजीव मेहरा को क्यों मारना चाहता है। तो हाथीराम पूछता है कि हमें ग्वाला गुजर कहाँ मिलेगा? तो राजवीर बताता है कि हर गुरुवार को ग्वाला गुजर की सभा लगती है जहाँ गांव के लोग अपनी परेशानियां बताते हैं और ग्वाला गुजर लोगों की मदद करता है। अब अगले दिन हाथीराम भी उस सभा में पहुँचता है और लोगों के साथ उस सभा में बैठ जाता है। तभी ग्वाला गुजर के साथ काम करने वाले दो लोग आते हैं और बोलते हैं आज की सभा स्थगित की जाती है, आप लोग अगले गुरुवार को आना। वही हम देखते हैं वो दोनों लगातार हाथीराम को देख रहे थे और हाथीराम भी यही नोटिस करता है कि वो दोनों उसे घूरे जा रहे थे। तो हाथीराम वहाँ से चला जाता है। अब हाथीराम उस जर्नलिस्ट अभितोष से मिलने उसके ऑफिस जाता है तो देखता है उसके ऑफिस को तोड़ दिया गया था और अभितोष को भी चोट लगी हुई थी। वो जैसे ही बाहर आता है तभी उसे चित्रकूट का एसएचओ मिल जाता है और पूछता है अरे सर आप यहाँ कहाँ? तो हाथीराम बोलता है केस के सिलसिले में यहाँ आया था। तो एसएचओ बोलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ केस तो अब सीबीआई के पास है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ आई गए हो तो यहाँ की जगहों को घूमो, एंजॉय करो, लेकिन कुछ ऐसा मत करना कि जिससे हमें प्रॉब्लम हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब संजीव मेहरा अपने घर पहुँचता है तो घर के अंदर उस फीमेल डॉग को देखता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि घर के अंदर कैसे, जबकि तुम जानती हो मुझे डॉग से सख्त एलर्जी है। तो उसकी वाइफ डॉली बोलती है कि मैं उसका देखभाल करना चाहती हूँ। तो संजीव बोलता है तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तो डॉली बोलती है कि हमने आपस में बात करना कब का बंद कर दिया है, लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डॉली संजीव के अफेयर को लेकर नाराज थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं जो ग्वाला गुजर के घर के बाहर एक ऑटो में बैठा होता है। तभी उसके वाइफ की कॉल आती है तो उसकी वाइफ बोलती है तुम कैसे हो? तो हाथीराम बोलता है इतने दिनों बाद तुम्हें याद आई मेरी? तो उसकी वाइफ बोलती है जाते वक्त तुमने बाय भी तो नहीं बोला था। खैर अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वो देखता है कि ग्वाला गुजर की गाड़ी घर के बाहर निकलती है। वो अपनी वाइफ को फोन कट करने के लिए बोलता है और ऑटो वाले से बोलता है कि ग्वाला गुजर की गाड़ी का पीछा करो। अब हाथीराम ग्वाला गुजर का पीछा करते हुए घाट तक जाता है। वहीं हम देखते हैं ग्वाला गुजर के लोग हाथीराम को नोटिस कर रहे थे, लेकिन हाथीराम नोटिस करता है कि ग्वाला गुजर घाट पर जाकर एक पंडित के साथ एक पूजा करा रहा होता है और ये पूजा देखने में ऐसी लगती है जैसे वो किसी का पिंडदान कर रहा हो, यानी कि किसी के मौत की बात का पूजा। लेकिन हाथीराम समझ नहीं पाता कि ग्वाला गुजर के घर पे किसकी मौत हुई होगी। अब ग्वाला गुजर का एक आदमी गन निकालता है और हाथीराम का पीछा करता है। हाथीराम वहाँ से भागता है। आगे जाकर हाथीराम एक दीवार के सहारे छिप जाता है। वो आदमी सब तरफ देखता है, लेकिन जब उसे हाथीराम नहीं मिलता तो वहाँ से चला जाता है और इस तरह हाथीराम की जान बच जाती है। और तभी हाथीराम को डीएसपी साहब को कॉल आता है और उससे बोलते हैं कि अभी मेरे पास चित्रकूट
के एसएचओ को कॉल आया था और उसने बताया कि तुम अभी चित्रकूट में हो। देखो हाथीराम, तुम्हारे ऊपर एक इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो हाथीराम बोलता है, सर जब तक मेरा बाप जिंदा था मुझे बेवकूफ समझता था, लेकिन मैं अपने बेटे की नजर में बेवकूफ नहीं बनना चाहता। यह कह के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।